दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नाजिम हाशमी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 9। कोरोना काल के कहर से कोचिंग इंडस्ट्रीज़ की टूटती कमर, और आज हम आए हैं अगले एपिसोड में अलीगढ़ के कैटलिस्ट कोचिंग के अंदर। और आज हमारे साथ आज के मेहमान हैं विकास गुप्ता जी, जो कि डायरेक्टर हैं कैटलिस्ट कोचिंग के, और जिनका ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी रहा है, वहाँ के एलुमनाई भी हैं और इस संस्था को तकरीबन 17-18 सालों से चला रहे हैं। तो जैसा कि हम पिछले एपिसोड में चर्चा करते रहे हैं कि कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के जो बड़े इफ़ेक्ट्स हैं इस कोरोना काल के चलते, और ख़ास तौर से लॉकडाउन गवर्नमेंट ने लगाया, उससे कोचिंग इंडस्ट्रीज़ को जो बड़े पैमाने पर एक नुकसान हम देख सकते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस के तौर पर, या हम कह सकते हैं उनका जो अपना फ़ंड मैनेजमेंट है या उनके जो अपने स्टूडेंट्स थे उसमें जो भी उन्होंने दुश्वारियाँ या जो परेशानियाँ हैं, हम उस पर चर्चा करते हैं। और आज इसी चर्चा को हम शुरू करेंगे हमारे आज के मेहमान के साथ। तो सर, मैं जानना चाह रहा था, मेरा जो पहला सवाल है आपसे यही है कि आपको निजी तौर पर इस इंस्टीट्यूट को चलाने में, जब से 2020 का लॉकडाउन लगा मार्च में, हमने ये देखा परिस्थितियाँ जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर बड़े भयावह तौर पर आईं, और उसके बाद से लगभग ये जो सिलसिला है वो कंटिन्यू है, अगर हम बीच में से 1-2 महीने निकाल दें। तो आपने किन किन दुश्वारियों को, किन किन चैलेंजेस को फेस करा, अगर वो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस बहुत मेन इशू को आपने उठाया है। और लास्ट ईयर जब से पहला कोरोना सीज़न आया, उसके बाद से अब सेकंड सीज़न आया, अगर आप ओवरऑल देखेंगे सबसे ज़्यादा अगर कोई सेक्टर परेशानी में है, सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी में है तो वो या तो कोचिंग है या स्कूल्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि आज के डेट में सेकंड सीज़न भी हमारा पास आउट हो चुका, और आज ही की खबर है कि कोरोना अलीगढ़ में ख़त्म है, जो आज की खबर है, 0 पेशेंट्स हैं। लेकिन कोचिंग स्कूल आज भी ओपन नहीं है। आप मार्केट में जाइए, सब कुछ ओपन है, लेकिन वही बच्चे जो मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उन्हीं की डिमांड है कि सर हमें आप ऑफलाइन बुलाइए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हो या ना हो, आप मुझे ऑफलाइन बुलाइए, अब हमें पढ़ाइए, क्योंकि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। रही बात मुझे क्या क्या सफ़र हुआ, या मेरे जैसे और भी तमाम साथी हैं कोचिंग वाले, उनको क्या क्या सफ़र हुआ, लास्ट ईयर की ही सीज़न में, फर्स्ट सीज़न में मुझे अपनी एक ब्रांच दूसरी जगह स्टार्ट करनी थी, लेकिन मुझे लॉकडाउन की वजह से वो बंद करना पड़ा, क्योंकि 3 महीने 4 महीने रेंट मैंने दिया, और वो कब तक दिया जाता। यही हालत आज भी कई सारे लोगों के साथ है। कई सारे कोचिंग प्रोफेशनल में ऐसे हैं कि जिनको रेंट देना पड़ रहा है, कहीं किसी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ना उनको रेंट में रिलैक्सेशन है, ना उनको इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिलैक्सेशन है, लेकिन उनकी मजबूरी क्या करें, या तो वो बंद करें या फिर वो अपना जो है उसी में गुजारा चलाएं। आज की सिचुएशन में कि जब आप तमाम सारी सुविधाएं ओपन किए हुए हो, पूरा मार्केट ओपन है, सब कुछ ओपन है, मैं अगर ये कहूँ कि भाई नहीं केवल स्कूल और कोचिंग बंद रखे जाएँ, मैं अगर आज मार्केट से मैं मार्केट में बाहर जा रहा हूँ, या कोई भी पेरेंट मार्केट में बाहर जा रहा है और फिर वो लौट के घर आ रहा है, तो उसके बच्चे सेफ़ कैसे हुए? तो ये लॉजिक तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। लास्ट ईयर मैंने खुद सर्वे किया कि भाई क्या कोई पेरेंट चाहता है कि कोई अपने बच्चे को स्कूल भेजे, तो 95% प्लस कोई नहीं चाहता था अपने स्कूल बच्चों को भेजे। लेकिन वो तब की बात थी जब सब कुछ लॉकडाउन में था, सब कुछ लॉकडाउन में था, तो स्कूल भी नहीं जा सकते थे बच्चे, सही बात है। लेकिन आज के डेट में जब सब कुछ ओपन है, और आज आप सर्वे कर लीजिए पेरेंट्स के साथ, तमाम पेरेंट्स के साथ मेरा एक सर्वे अभी जो रिसेंट इस साल सर्वे किया, सब चाहते हैं स्कूल जाएँ या बच्चे या फिर कोचिंग में आएँ। तो उनको भी लग रहा है, पेरेंट्स को भी लग रहा है, बच्चों को भी लग रहा है कि भाई हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा सफ़र हो रही है। और बाकी कोचिंग के एस्पेक्ट पर अगर देखें तो हम लोगों को फाइनेंशियली तो काफ़ी सफ़र करना पड़ा है। जी, अगर जैसे कि आपने बात करी कि बाकी जो पाबंदियां हैं लॉकडाउन की, अगर हम उनको दूसरे सेक्टर्स में देखें, दूसरी इंडस्ट्रीज़ में देखें, तो अभी जैसे कि अगर हम देखें पिछले ही जो आदेश थे 5 जुलाई से सिनेमाघर, जिम, पार्क वगैरह में आप जो है वो 50% कैपेसिटी के साथ ओपन कर सकते हैं। तो क्यों अभी भी कोचिंग्स को और स्कूल्स को इस दायरे में नहीं लाया गया? क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो SOPs हैं जो हम स्कूल में फॉलो नहीं कर सकते और यहाँ पे फॉलो की जा सकती है? एक बड़ा सवाल है अगर आप इसकी गहराई को समझने की कोशिश करें। और आपने एक बात कही जो बहुत अच्छी आपने उजागर की कि कुछ लोग आना चाहते हैं स्कूल, कोचिंग आना चाहते हैं, है ना, काफ़ी लोग आना चाहते हैं।
तो क्या कुछ ऐसा होना चाहिए था कि वॉलंटरली जो लोग आना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ एक अलग विकल्प होना चाहिए था, जिसके बारे में हमने सोचना गवारा ही नहीं समझा, यानी उस विकल्प पे हमने फोकस ही नहीं किया। क्या ऐसा कोई विकल्प निकल कर आ सकता था? अगर आप इस पर कुछ कहना चाहें तो। सर मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जब मार्केट एरिया खुल सकता है, सिनेमा खुल सकता है या जिम खुल सकता है किसी न किसी एसओपी के साथ, तो क्या कोचिंग या स्कूल ओपन नहीं हो सकते क्या किसी एसओपी के साथ? बल्कि अगर देखा जाए तो आप तमाम सारे सेक्टर्स देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर डिसिप्लिन कहीं मेंटेन हो सकता है तो वो स्कूल या कोचिंग ही है। आप वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करा सकते हैं, आप एसओपी बना सकते हैं कि भाई मैक्सिमम 20 स्टूडेंट्स को, मैक्सिमम 15 स्टूडेंट्स को अलाउ कर सकते हैं। उसके साथ पढ़ाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, हाइजीन मेंटेन करिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, एसओपीज़ बनाइए। लेकिन ये समझ से परे है बिल्कुल कि बाकी आप तमाम सेक्टर्स को ओपन कर देंगे लेकिन स्कूल और कोचिंग का बिल्कुल ही अलग किया हुआ है, उसकी तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं है। जी बिल्कुल, आपके जो बात है उसको मैं कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी लॉकडाउन में हमने बहुत सारे चीज़ें देखी, इलेक्शन होते हुए देखे, कई प्रदेशों में इलेक्शन हुए, ठीक है। और अभी हाल ही में जो दोबारा से हमने इलेक्शन चुनाव को होते हुए देखा, जिस वक्त के सेकंड वेव अपने पीक पर थी, उस वक्त भी गवर्नमेंट जो थी प्लान कर रही थी इलेक्शंस के बारे में। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो प्रायोरिटीज़ हैं गवर्नमेंट की, उसमें एजुकेशन सेक्टर बहुत नीचे स्तर पर चला गया है, दूसरी चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी में हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है? या ये एक मजबूरी थी, बड़ी मजबूरी थी गवर्नमेंट की, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको इस तरह से समझा और उससे रिलेटेड जो डिसीजंस थे लिए? बिल्कुल तमाम सिनेरियो देख के तो अब ऐसा ही लग रहा है कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में एजुकेशन बिल्कुल सबसे निचले पायदान पर है, वो इस तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बल्कि मेरा मानना है कि आप पेरेंट्स के साथ सर्वे कर लीजिए, आप स्टूडेंट के साथ सर्वे कर लीजिए, बजाय कोचिंग ओनर के आप बात करने की आप स्टूडेंट के साथ सर्वे कीजिए। क्या वास्तव में वो नहीं चाह रहे? क्या पेरेंट्स नहीं चाह रहे कि हमारे बच्चे कोचिंग जाएं या स्कूल जाएं और रेगुलर अपनी स्टडीज़ को मेंटेन करें? मेरे बच्चे जो 2 साल से घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, मुझे मालूम है कि उनकी स्टडी सही तरीके से नहीं चल रही है और सबको मालूम है ये बात। और कब तक इसको ऐसे करते रहेंगे? क्या इस तरह से स्टडी, क्या वास्तव में वो सही स्टडी हो रही है? क्या केवल पास कर देना ही सफिशिएंट है, केवल अगली क्लास में चले जाना ही सफिशिएंट है? तो फिर उसका रिज़ल्ट क्या होगा? जी, मैं जैसे बात करूं कि चलिए स्कूल अभी नहीं खुलेंगे आगे चल के, तो क्या मानक हैं, वो क्या पैरामीटर्स हैं जिसको देख के मैं कहूं कि हाँ अब कंडीशन सूटेबल हैं, अब स्कूल खोल देने चाहिए? ऐसी क्या चीज़ है? जैसे अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन उनमें से एक चीज़ है कि भाई सबको वैक्सीनेशन हो ताकि हम एक तरह से सेफ़ हो जाएं और सारे स्कूलों को जो है वो खोला जा सके। हमारे दिल में जो एक डर है कोरोना के प्रति वो कहीं ना कहीं कम हो जाए कि हाँ भाई अब एक सेफ़ है। तो ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनको देखकर लगेगा हमको कि हमें अब बच्चों को, एज ए पेरेंट भी अगर मैं बात करूं, तो कि अब हमें अपने बच्चों को स्कूल या कोचिंग जो है वो भेज देना चाहिए? वो क्या पैरामीटर्स हैं? देखिए, एक पैरामीटर तो वैक्सीनेशन का हो सकता है, मैंने मान लिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअली कि अभी को बिलो 18 के लिए तो पैरामीटर्स हम कैसे डिसाइड करें, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ उसके लिए। तो अभी जब वो रिसर्च के अंदर है कि भाई बिलो 18 स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन दी जाएगी, कब दी जाएगी, तो वो तो एक लंबा प्रोसेस है। तो अगर आप ये कहेंगे सब वैक्सीनेशन के बाद स्टार्ट किया जाएगा तो वैक्सीनेशन में ही मुझे लग रहा है साल भर अभी और हो जाएगा। तो क्या अभी साल भर और ऐसी स्कूलों को बंद रखा जाए? लग ऐसा ही रहा है कि ऐसा ही चलेगा शायद। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और स्कूलों की आपने बात कही, मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि जैसे हमारे जो किंडर गार्डन्स हैं या हमारे जो प्ले स्कूल हैं, अगर प्ले स्कूल की हम बात करें, लगभग 2 साल से ये चीज़ें चल रही हैं हम देखें, और अभी भी जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, ख़ासतौर से प्राइमरी स्कूल तक। तो जो बच्चा 2020 में क्लास 1 में था, अभी वो क्लास 2 में सेकंड स्टैंडर्ड में आएगा, अगले साल थर्ड स्टैंडर्ड में आएगा, जिसको हम बेस फाउंडेशन कहते हैं। अच्छा, बड़े बच्चों के लिए कॉलेज में, हायर एजुकेशन में ऑनलाइन टीचिंग फिर भी थोड़ी बहुत इफ़ेक्टिव है। उन बच्चों के लिए क्या है? क्या, अच्छा मैं इस पर गवर्नमेंट की बात नहीं करना चाहता, हम एज ए एजुकेटर इस पर हम क्या करें? क्या हमारे दिमाग में फोकस होना चाहिए कि उन बच्चों का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, वो ख़राब ना हो, ताकि आने वाली उनके जो फ्यूचर में जो दुश्वारियां हैं उन्हें उसका सामना ना करना पड़े? रियलिटी यही है कि जो लोअर क्लास स्टूडेंट्स हैं, जो बिलो 9 क्लास स्टूडेंट्स हैं, क्या वो वास्तव में ऑनलाइन एजुकेशन से अपनी क्वालिटी को मेंटेन किए हुए हैं? नहीं किए हुए हैं वो मेंटेन। वो दूसरी बात, क्या ऑनलाइन क्लास वास्तव में कोई इतना अच्छा विकल्प है कि आप बिल्कुल स्कूल को और कोचिंग बिल्कुल बंद रखा जाए? मैं लास्ट ईयर से ऑनलाइन क्लास भी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम है कि भाई मैं अपना काम ऑनलाइन क्लास में कर रहा हूँ, लेकिन क्या जो मेरे साथ स्टूडेंट अटैच है ऑनलाइन, क्या वो वास्तव में उस चीज़ को उतना कैच कर पा रहे हैं?
नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन में हर एक स्टूडेंट को पूरा ध्यान देता हूँ तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग फील है। आप ऑनलाइन क्लास में केवल आप अपना वन वे मैसेज दे सकते हो केवल, लेकिन क्या आप ये देख पा रहे हो कि वही सामने वाले स्टूडेंट क्या कैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। दूसरी बात, जहाँ तक बात है छोटे बच्चों की, प्ले स्कूल की जो बात है या जो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास की जो बात है, वास्तव में वो जो बेसिक एजुकेशन है वो ऑनलाइन के ज़रिए आप कर ही नहीं सकते कैसे भी, और ना ही पेरेंट्स करा रहे हैं। पेरेंट्स की भी मेंटलिटी वास्तव में यही है कि वो ये सोच रहे हैं कि अभी नहीं, जब वो स्टार्ट होगा, जब बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा जब ही हम कराएंगे। लेकिन इस चक्कर में, इस वे में वो साल 2 साल ख़राब कर रहे हैं। जी मैं इसके अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करूं तो जैसे मैं भी एक पेरेंट हूं, मैं भी घर में बच्चों को देखता हूं, ऑनलाइन टीचिंग से कहीं ना कहीं अपने स्कूल में जुड़े हुए हैं। मोबाइल या गैजेट्स में उनके होमवर्क्स आते हैं, असाइनमेंट आते हैं डेली के, और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं। जो बच्चे का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, बिकॉज इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, तो बच्चे की लर्निंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बच्चों का जो मतलब गैजेट यूजेज टाइम है कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो उसके जो हम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देखते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो उसको बैलेंस्ड हम कैसे करें, अगर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो कि पेरेंट्स हैं कई ऐसे बच्चों के, तो अगर उनको आप कुछ सजेशन देना चाहें बच्चों के इस एतबार से तो आप ज़रूर बताएं। वही मैं कह रहा हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन का एक लिमिट हो सकती है, आप टोटली उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। ऑनलाइन एजुकेशन आप हफ्ते में, वीक में 1 क्लास 2 क्लास आप करा दो, ठीक है, लेकिन आप टोटली डिपेंड हो जाओगे उस पर, क्योंकि हो ये रहा है कि क्लास चल रही है लेकिन उसके लिए बच्चे से ज़्यादा पेरेंट्स उसमें उलझे हुए हैं। पेरेंट्स को ज़्यादा स्टडी करनी पड़ रही है, बच्चों को कम स्टडी करनी, खासतौर से छोटे क्लास के बच्चों के लिए। और वो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों को टीचर के सामने करनी चाहिए, जो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा या ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा, वो पेरेंट्स के साथ ही उलझा हुआ। पेरेंट्स ही एक तरह से क्लास कर रहे हैं, ना कि वो छोटे बच्चे कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन या इसका कोई सब्स्टिट्यूट तो भाई ऑफलाइन क्लास के अलावा या स्कूल या कोचिंग के अलावा तो कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। ऑनलाइन क्लास एक माध्यम ज़रूर है कि कुछ ना से कुछ है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, बात ये है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसमें से ही एक और सवाल निकल कर आता है कि ऑनलाइन एजुकेशन पर हमने स्विच किया, ठीक है, कुछ आपदा आई हमारे समाज के अंदर, हमने एक ऑल्टरनेट की तरह से उसको देखा और उसको इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, गवर्नमेंट ने ऑनलाइन एजुकेशन के प्रमोशन के बारे में बहुत किया कि हमको इसको प्रमोट करना है और आगे भी इसको एजुकेशन का पार्ट इसको रखना है। तो अगर गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है तो अगर आप गौर से देखें उसको उस सेक्टर के अंदर, तो गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव हैं जिससे गवर्नमेंट ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रही है? आपको क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव नज़र आते हैं इस सेक्टर के अंदर? नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने कोई ऐसे कुछ खास स्टेप लिए, इनिशिएटिव लिए, ऐसा तो मेरी कोई नज़र में है नहीं कुछ। और तमाम मेरे जानकारी में ऐसे ग्रामीण सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऑनलाइन एजुकेशन कोई अभी ऑप्शन ही नहीं है। भाई तमाम ऐसे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ही हैं काफ़ी, जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास सही नेटवर्क नहीं है गांव में, ना उनके पास मोबाइल है, वो कैसे वो उसको कर लेंगे। दूसरी बात कि आप ऑनलाइन एजुकेशन को कितना प्रमोट कर देंगे और वो क्या वास्तव में वो 100% सब्स्टिट्यूट है क्या ऑफलाइन क्लास का? नहीं है बिल्कुल, कैसे भी हो। एक मजबूरी में आप उसको एक ऑप्शन ले सकते हैं, लेकिन आप ये सोचेंगे भाई नहीं, स्कूल बंद किए जाएँ और कोचिंग बंद रखे जाएँ और इसी को कंटिन्यू किया जाए, तो ये जितना हम डिले कर रहे हैं उतना ही हम अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और बच्चों के साथ नहीं, मैं समझ रहा हूँ देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये ओवरऑल ये देश का फ्यूचर ही ख़राब हो रहा है। आप आज ये समझें कि साहब मेरे बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो रहा है या एक किसी बच्चे का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, नहीं, ये पूरे देश का फ्यूचर ख़राब हो रहा है। अगर आप एजुकेशन ख़राब कर रहे हैं तो सीधा सीधा है वो आप देश का फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं, आप देश को पीछे ले जा रहे हैं 1-2 साल। मैं मानता हूँ कि भाई कोरोना वास्तव में इतनी महामारी थी और सेकंड सीजन को वास्तव में था खतरनाक, ठीक है, लेकिन जब आप सब कुछ ओपन कर देते हैं उसके अलावा और आप केवल स्कूल कोचिंग बंद रखते हैं, तो ये बिल्कुल समझ से बाहर है, ये लॉजिक से बिल्कुल ही बाहर है। जी इसी से जुड़े हुआ एक और सवाल है। हाल ही में गवर्नमेंट ने कई अहम डिसीज़न लिए। सीबीएसई ने 10वीं की 12वीं की परीक्षाएं जो थी वो रद्द कर दी। अब जो एक बड़े इंस्टीट्यूशन है सीबीएसई की, उसकी अपने आप में एक अच्छी प्रतिष्ठा है समाज के अंदर, ठीक है। अब ऐसा इंस्टीट्यूशन अगर ऐसे डिसीज़न लेता है तो कहीं ना कहीं बच्चों में हम बोल सकते हैं एक इसका नेगेटिव जो है वो
साइड जो है उजागर होता है कि भाई आप जो इस करंट ईयर के अंदर, इस सेशन के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं दिमाग में वाली बात है कि हो सकता है सीबीएसई हमारे भी जो बोर्ड एग्ज़ाम है उनको कैंसिल कर दे। तो जो एक इंटरेस्ट लेवल है बच्चे का वो कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ हमें नज़र आता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है अगर हम इसको गौर से देखें, और ख़ासतौर से वो बच्चे जिन्होंने अभी 10वीं 11वीं या 11वीं 12वीं पास की है, अब वो आने वाले समय में 1 साल में 2 साल में हायर एजुकेशन के लिए आगे जाएंगे। तो सीबीएसई ने तो कट ऑफ कर दिया कि भाई सिलेबस 30% डिडक्ट कर देते हैं, ये टॉपिक इसमें से निकाल दो। लेकिन ये जो टॉपिक है ये तो हम इसको कह सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पर निकाल सकते हैं क्या? बच्चे की लाइफ से, उसके कंप्लीट सिलेबस से, आने वाले फ्यूचर की लाइफ से तो नहीं निकाल सकते? नहीं निकल, बिल्कुल नहीं निकलेगा। आप ये समझ लीजिए कि भाई लास्ट ईयर जो इन्होंने सिलेबस डिडक्ट किया 30%, क्या वो अब जो कंपटीशन होंगे उसमें नहीं आएगा? क्या वो अब जेईई मेंस कंपटीशन होने वाला है, नीट कंपटीशन होने वाला है, क्या वो सिलेबस उसमें नहीं आएगा? आएगा वो। ठीक है। दूसरी बात कि भाई जो एग्ज़ाम कैंसिल किए गए, 12th का एग्ज़ाम किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में, आपकी भी स्टूडेंट, आपकी भी लाइफ में, सबकी लाइफ में, मेरी लाइफ में 12th के एग्ज़ाम की बिल्कुल अलग ही वैल्यू है। अगर आज आपने किसी स्टूडेंट की 12th क्लास के एग्ज़ाम कैंसिल किए हैं तो वो अपनी ज़िंदगी भर याद रखेगा और उसको पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या खोया। जिन्होंने 12th के एग्ज़ाम दिए हैं उनको ये बात मालूम है। दूसरी बात कि भाई अलीगढ़ में 6 या 300 स्टूडेंट्स थे 12th क्लास के, क्या वास्तव में उनके एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकते थे? क्या हमारा जो सिस्टम इतना लचर है कि हम 6 या 300 बच्चों को नहीं संभाल सकते? क्या स्कूल वगैरह में, स्कूल कॉलेज में क्या हम डिसिप्लिन मेंटेन करके 6 या 300 बच्चों के अलीगढ़ में एग्ज़ाम नहीं ले सकते थे? तो फिर हम कौन से दुनिया में रह रहे हैं? फिर हमारा अगर कंट्री इतना लाचार है कि हम स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम नहीं ले सकते हैं तो सारा सिस्टम फेलियर है। इससे बड़ा फेलियर क्या है फिर? ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर हमारे आज एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं, ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसे मैंने अभी बात कही थी, एक आपने जैसे कहा कि 6000 तकरीबन बच्चे हैं अलीगढ़ ज़िले के अंदर। जब हम सारी चीज़ों का प्रबंधन कर सकते हैं, इलेक्शंस जैसा एक बड़ी चीज़ का प्रबंधन कर सकते हैं हम, तो ये एक इतना बड़ा इशू नहीं था, इसको भी मैनेज किया जा सकता था। तो वही कहीं ना कहीं जो बात आती है वो प्राथमिकता की आती है कि आपकी प्राथमिकता में सबसे ऊपर क्या चीज़ें हैं। अब इस पर थोड़ा सा आगे चर्चा करते हुए बात करते हैं कोचिंग इंडस्ट्रीज़ की। जैसे कि हमारा जो समाज है उसमें स्कूल जो है वो प्राथमिकता पे है और उसके बाद में जो है वो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ आती हैं हमारी। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा सही फंक्शन करता है तब हम सेकेंडरी की तरफ मूव करते हैं। इस वक्त प्राइमरी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी पूरी तरह से ख़राब है। तो जो सेकेंडरी हमारा फंक्शन था, यानी जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ थी, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं स्कूल्स पर ही डिपेंड करती थी, उन्हीं स्टूडेंट्स पर डिपेंड करती थी, आज उनको बहुत ज़्यादा कठिनाई है। क्योंकि जो 10वीं का बच्चा था, 12वीं का बच्चा था, और जब उसके एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गए तो वो कोचिंग इंडस्ट्री तक जा ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ा संकेत हमें ये भी दिखने को मिलता है कि आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं वो शायद और बड़ी होंगी, क्योंकि हमने अपने आप को काफ़ी पीछे ले आए हैं। हमारा जो स्तर था वो काफ़ी पीछे आ गया, जिसको जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस हुए उसकी वजह से उसकी जो भी अपनी एक पोजीशन थी, जो भी अपनी एक वैल्यू थी, उसने काफ़ी कुछ ना कुछ खोया है इस काल में। तो आगे फ्यूचर में आप कैसे देखते हैं, या इन चीज़ों से रिकवरी होने में आगे कितना और समय लग सकता है कोचिंग इंडस्ट्रीज को? नहीं, कोचिंग को तो आप समझ लीजिए लास्ट सीज़न से अब तक आप देखें तो कोचिंग का तो लगभग मेरा ही नहीं, मतलब जितने भी ओवरऑल इस फील्ड में हैं उनको सबको ये रियलाइज़ है कि वो 40% 50% लॉस में है और उससे भी ज़्यादा लॉस में है। खासतौर से जो लोग रेंट होल्डर्स हैं, जो रेंट दे रहे हैं, उनके साथ कुछ ज़्यादा ही परेशानी है। उन्हें रेंट भी देना है, उन्हें अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करना है और बाकी उनकी जो अर्निंग है वो ज़ीरो एक तरीके से। रही बात उसकी कि भाई रिकवरी कब तक होगी, तो भाई इसका रिकवरी का भाई क्या कह सकते हैं, जब तक ऊपर से ही गवर्नमेंट की तरफ से ही अगर कुछ गाइडलाइंस नहीं आएंगी तो अपने पार्ट पर तो होना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब बात करें अगर स्पेसिफिकली आपकी कैटलिस्ट कोचिंग की, तो आपको क्या दुश्वारियां देखने को मिली, यानी कि आपके कितने जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, या आपके जो कितना फैकल्टी मेंबर्स थे, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें कटौती करनी पड़ी, क्या उनकी सैलरी में कटौती करनी पड़ी, बच्चों का फिगर कितना था जब मतलब कोरोना काल से पहले, और आज की स्थिति में वो कहाँ पर है, अगर आप हमारे साथ बताना चाहें? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि कोरोना काल से पहले और आज के डेट में अगर आप देखें तो भाई स्ट्रेंथ लगभग 40 to 50% रह गई है और ऑनलाइन तरीके से जुड़ी हुई है। उसमें भी आप मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा अहम रोल है। जो हमारे पास ऐप अवेलेबल है इस टाइम, गूगल मीट हो चाहे वो जूम ऐप हो, अगर ये नहीं होते तो हम आज की डेट में उससे भी जाते, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता मामला। हाँ, ऑनलाइन क्लास से बस इतना है कि भाई 40% तक हम लोग अपने आप को बस किसी तरीके से सर्वाइव किए हुए हैं। रही बात स्टाफ वगैरह की, तो भाई जो भी साथ में जुड़े होते हैं तो सबके ऊपर फ़र्क आता है
क्योंकि भाई जब आप ऑफलाइन क्लास ही नहीं चलाएंगे, स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे, तो आप स्टाफ को कैसे आप इनवाइट करेंगे, किस लिए, कैसे उनको पे करेंगे। बिल्कुल। और इस बात की महत्ता इसलिए भी है कि ये मुद्दा सिर्फ कोचिंग और स्कूल का नहीं है, ये मुद्दा कहीं ना कहीं समाज का है भाई, क्योंकि हम भी पेरेंट हैं, बच्चे हमारे कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हम भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर जो भी इश्यूज़ आते हैं, जो परेशानियां आएंगी, वो एक बड़े कैनवस पे हम उसको देखें तो वो बड़ी प्रॉब्लम है, ना कि हम सिर्फ इसको एक लिमिटेड कर दें कि भाई ये कोचिंग्स की प्रॉब्लम है, ये स्कूल की प्रॉब्लम्स है। कोचिंग इंडस्ट्री और स्कूल इंडस्ट्री को जहाँ पे एक सबसे ज़्यादा सेफेस्ट इंडस्ट्री अगर हम एज ए बिज़नेस की बात करें तो वो माना जाता रहा है अब तक, लेकिन वो जो काया पलट है इन इंडस्ट्रीज़ की, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि इन इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है क्या वाकई में इतना ब्राइट है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, जो हम सोचते थे। तो अगर इन चीज़ों को आप अपने जहन में रखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि आगे जो लोग नए स्टार्टअप्स की प्लानिंग कर रहे थे, कुछ लोग नए कोचिंग इंडस्ट्रीज़ की प्लानिंग मतलब संस्थान को चलाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ लोग स्कूल, प्ले स्कूल, इन सब को खोलने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या लगता है उनको अब कितना और समय इंतज़ार करना पड़ेगा चीज़ों को नॉर्मल होने के लिए? नहीं, कई लोग टच में आते हैं कि भाई वो कहते हैं सर मुझे, मेरे अपने स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, कि सर मुझे अपना इस फील्ड में आगे जाना है, मुझे टीचिंग लाइन में आगे जाना है, लेकिन वास्तव में ये जो इस टाइम माहौल चल रहा है तो वो बिल्कुल ही किसी भी तरीके से अच्छा माहौल नहीं है कि वो कोई अपना स्टार्टअप कर सके इस टाइम। और जो लोग हैं पहले से इस फील्ड में वही सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो नए के लिए तो बात ही अलग है बिल्कुल। तो नए आदमी के लिए आना इस फील्ड में और अपने आप को जमाना तो बहुत ही मुश्किल है। जी बिल्कुल, शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो बात आज हमने देखा कैटलिस्ट कोचिंग के अंदर कि जो प्राथमिकता है कहीं ना कहीं उसमें हमें हमारी प्राथमिकताओं में चेंज देखने को मिला है, और कोचिंग इंडस्ट्री और जो स्कूल्स हैं उनके हालात आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त, देखते रहिए न्यूज़ एट 9।